अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन भी मौसम फकर में खुश आमदीद। लेकिन अब आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय होने के बाद अब वकीलों को जनाब उंगली दिखा दी गई है और वकील जो है अब इस उंगली के इशारे के ऊपर दुम के ऊपर खड़े होकर जनाब आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज करने के लिए तुले बैठे हैं। और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि सियासी क़यादत जाए भाड़ में, सियासी क़यादत का इत्तफाक राय जाए भाड़ में, पार्लियामेंट की बालादस्ती का असूल जाए भाड़ में, पार्लियामेंट की कानून साजी और आइन साजी का इख्तियार जाए भाड़ में, असी पाए नहीं जमाना। अब ये एक ऐसा असूल है, ये एक ऐसी जिद है, ये एक ऐसा एहतजाज है जो इलॉजिकल है और इस एहतजाज को किसी भी तौर पर ना तस्लीम करना चाहिए और ना ही इस एहतजाज के आगे किसी को सर झुकाना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो एहतजाज अचानक वकला की तरफ से उंगली के इशारे पर किया जा रहा है, ये उंगली किसी और की नहीं बल्कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद जजेस के लाहौरी ग्रुप की तरफ से है। और जजेस का ये जो लाहौरी ग्रुप है इस वक्त बहुत ही ज्यादा सीखपा है, क्योंकि उनको इस बात पर एतराज नहीं है जनाब कि ये जो इत्तफाक राय हुआ है कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, ये इस वजह से हुआ है कि मुल्क के अंदर आईनी अदालत कायम की जाएगी या मुल्क के अंदर आईनी बेंच कायम किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंडर या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पैरेलल, या लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बेंच बनाया जाएगा या लाहौर हाई कोर्ट के पैरेलल आईनी अदालत बनाई जाएगी। इनफैक्ट उनके एहतजाज, उनकी परेशानी और उनकी इस तरफ चुल बुलाने की वजूहात कुछ और हैं। और ख़ास तौर पर उस मौके पर जब आज लाहौर में सियासी ट्रायका का एक अहम तरीन इजलास होने जा रहा है और सियासी ट्रायका आज बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की अनाउंसमेंट करने जा रही है कि हम मुमकिन तौर पर 17 अक्टूबर को बुलाए जाने वाले कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में ये आईनी तरमीमी मुसवदा टेबल करने जा रहे हैं और 18 अक्टूबर को मुमकिन तौर पर यह आईनी तरमीमी मुसवदा बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में पेश कर दिया जाएगा। और इसी की बुनियाद के ऊपर ये जो इस वक्त चुल बुलाहट, कुल बुलाहट, तिल मिलाहट, आप इसको जो मर्जी नाम दे, ये हो रही है, इसकी बुनियादी वजूहात यही हैं। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि लाहौरी ग्रुप इनफैक्ट चाहता क्या है और लाहौरी ग्रुप को किन वजूहात की बिना पर वकला को आगे लगाने की जरूरत पड़ गई है। तो इसके लिए हमें ये जो सियासी सूरत हाल है इसका जरा एक हल्का सा जायजा लेना पड़ेगा और हमें इस बात को जरा मद्देनजर रखना होगा कि पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त अगर ये इत्तफाक राय जिसका कल इजहार किया गया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से, ये इत्तफाक राय का दायरा अगर फैलता है, मुस्लिम लीग नून जो बज़ाहिर इस इत्तफाक राय का एक इंटीग्रल पार्ट है वो इसमें शामिल हो जाता है और नवाज शरीफ साहब इस आईनी तरमीमी मुसवदे के अंदर जो मुस्लिम लीग नून का नुक्ता नजर है उसको इस आईनी तरमीमी मुसवदे में शामिल कराने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर क्या होगा। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कल कराची में होने वाले वकला कन्वेंशन की और कराची बार एसोसिएशन के ज़ेरे तमाम होने वाले इस जो है इस वकला कन्वेंशन के अंदर मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ ऐलान किया गया है जनाब कि तमाम वकला एक आईनी तरमीम के खिलाफ एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा हो गए हैं और ये जो वकला हैं अब आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। कराची बार एसोसिएशन के ज़ेरे इत्तमाम वफाकी आईनी अदालत और मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ सिटी कोर्ट के अंदर इस वकला कन्वेंशन का जो है वो इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, लाहौर बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अहदेदारों, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार मुनीर मलिक, हामिद खान, अली अहमद कुर्द, आबिद जुबैरी और दीगर वकला रहनुमाओं ने शिरकत की और उन्होंने इस मुजवजा आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। और उस वक्त इस आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया जबकि इसका कोई एक मुस्तनद, जिसके बारे में कहा जाए ना कि जनाब ए कागज फाइनेंस या कल लेके आ रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, इस तरह के किसी भी डॉक्यूमेंट की अदम मौजूदगी के अंदर जनाब उनका ये मानना है कि हम इस आईनी तरमीमी मुसवदे को मुस्तरद कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप गौर करें तो अब तक की वो तजावीज़ जिसके ऊपर हमें इत्तफाक राय होता हुआ नजर आ रहा है वो जो इत्तफाक राय है वो क्या है। पहला इत्तफाक राय ये है कि 18वीं तरमीम को उसकी असल शक्ल के अंदर बहाल करना है और 19वीं आईनी तरमीम को मनसूख करना है या उसके अंदर जो अदालतों के में जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से पार्लियामेंट के हक के ऊपर इफ्तिखार चौधरी की ज़ेरे सदारत सुप्रीम कोर्ट ने डाका डालने की कोशिश की थी उसको मनसूख कर देना है और पार्लियामेंट की बालादस्ती को बरकरार रखना है। मुझे अब ये बताएं कि इस पार्लियामेंट की इस तरमीम जिसके ऊपर इस वक्त JUI,
پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا اتفاق ہے، اس میں کیا غلط بات ہے؟ اور میرے ایج گروپ کے لوگوں کو یقینی طور پر اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ 18ویں ترمیم کے اندر باضابطہ طور پر ججز کی اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار کو جو کہ الجہاد ٹرسٹ کے فیصلے کی روشنی میں مکمل کیا گیا تھا، اس کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اندر پارلیمنٹری کمیشن کے رول کو اسٹیبلش کیا گیا تھا، اور پارلیمنٹ کے اراکین پر مشتمل کمیٹی جس کے اندر اپوزیشن اور حکومت کی یکساں تعداد ہونی تھی، اسی نے اپنے اجلاس کے اندر اس بات کا فیصلہ کرنا تھا کہ اے جج نے جانا عدالت ایس جج نے نہیں جانا، اور تو اس ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو سفارشات تھیں وہ جوڈیشل کمیشن نے بھیجنی تھی۔ جوڈیشل کمیشن کی سفارشات پر حتمی منظوری پارلیمنٹری کمیشن نے دینی تھی، اور اس کے بعد اس سفارشات کو جانا تھا وزیر اعظم کے پاس، اور وزیر اعظم کے بعد اس نے جانا تھا صدر کے پاس، اور یہ پروسیس نے کمپلیٹ ہونا تھا۔ 19ویں ترمیم کے اندر جو پارلیمنٹری کمیشن ہے، اگرچہ اس کو برقرار رکھا گیا لیکن اس کو ربڑ سٹیمپ بنا دیا گیا۔ اب 18ویں ترمیم کے مطابق جو پارلیمنٹری کمیشن کا اوریجنل رول ہے اس کو بحال کیا جا رہا ہے، اور 19ویں ترمیم کے اندر وہ جو رول تھا اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ ایشو جو اس وقت سامنے آ رہا ہے اور جس کے اوپر لاہوری گروپ اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آئینی عدالت بننی ہے یا آئینی عدالت نہیں بننی۔ ان کو اس بات پر اعتراض ہے کہ وہ عمل جس کی بنیاد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے رکھ دی ہے، اور چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے لاہوری گروپ نے اس کے اوپر انگوٹھا لگا دیا ہے، اب وہ اس سے بیک آؤٹ کیسے کریں گے؟ اور خود لاہوری گروپ کی طرف سے اگر وہ تجاویز جس کو ہم جوڈیشل ریفارمز کہتے ہیں، جو کہ جوڈیشل ریفارمز کے لیے جو عدالتی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی سپریم کورٹ کے اندر جس کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب، وہ کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد ہو گیا ہے۔ اب اگر یہی طریقہ کار سپریم کورٹ آف پاکستان پر نافذ کر دیا جائے تو لاہوری گروپ کہتا ہے جناب اے سانو منظور نہیں ہے۔ اب اس جو اتفاق رائے ہوا ہے اس میں دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے 3 ججز کا پینل آئے گا، اور 3 ججز یا 5 ججز۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ 5 ججز کا پینل ہونا چاہیے، جمعیت علماء اسلام کہتی ہے 3 ججز کا پینل ہونا چاہیے، اور پیپلز پارٹی نے جمعیت علماء اسلام کی اس تجویز کو تسلیم کر لیا کہ جناب 3 ججز کا پینل ہونا چاہیے۔ اب یہی اصول خود یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کی موجودگی سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے ان کی سربراہی میں بنائی جانے والی کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں اپلائی ہو چکا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، یہ دونوں جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ کے اندر اس فارمولے پر اتفاق رائے کرتے ہوئے اپوائنٹمنٹ کر چکے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو موجودہ خاتون چیف جسٹس ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ اسی اصول کے تحت ہوئی تھی، اور سینیارٹی میں موجود پہلے 2 جج صاحبان کو مسترد کرتے ہوئے تیسرے نمبر پر موجود جج صاحبہ کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا گیا تھا۔ اب وہ پرنسپل جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر اپلیکیبل ہو سکتا ہے اس کے اوپر کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جو ججز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ ٹاپ 3 ججز میں سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ اس بات کا تعین کرے کہ چیف جسٹس نے کیسے مقرر ہونا ہے۔ اب اس بات کے اوپر اعتراض کسی صورت نہیں بنتا، لیکن چونکہ لاہوری گروپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر اس فارمولے پر عمل درآمد ہو گیا تو وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے لاہوری گروپ کے چکر کے اندر سپریم کورٹ لائے گئے تھے، اور اس حساب سے لائے گئے تھے کہ جو بھی لاہوری گروپ کا ممبر سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے اس کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کی ٹوپی پہننا لازمی ہو جائے۔ کوئی بھی لاہور ہائی کورٹ سے جج جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ثاقب نثاری گینگ، کھوسوی گینگ، بندیالی گینگ کے ذریعے گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کے بارے میں 90% اس بات کو انشور کیا گیا ہے کہ اس کی ریٹائرمنٹ اور اس کی ایلیویشن آف سپریم کورٹ اس کو اس حد تک انشور کیا جائے کہ وہ بندہ چیف جسٹس سپریم کورٹ بنے، کیونکہ یہی
प्रोजेक्ट इमरान खान का तकाजा था और इसी तकाजे को अमली जमे पहनाने के लिए ये सारे के सारे ड्रामे को रचा गया था। अब अगर ये आईनी तरमीम मंजूर हो जाती है और टॉप 3 आ जाते हैं सामने, तो लाहौरी ग्रुप की तो हो जाएगी छुट्टी, क्योंकि आज अगर इमरान खान साहब की जमात इस बात की मुखालफ है तो कल इमरान खान की जमात के लोग झोलियां उठा उठाकर आज की पार्लियामेंट को दुआएं दे रहे होंगे, यार सानू ज़ाब चो बचा लिया। क्योंकि ये बात हमने इफ्तिखार चौधरी के दौर के अंदर देखी है कि किस तरीके से इफ्तिखार चौधरी ने पार्लियामेंट को नाकों चने चबाए थे। एक दौर था कि वजीर आजम एक सेक्रेटरी का तबादला करता था कि आपने मिनिस्ट्री फॉर पावर डिवीजन से तब्दील होके आपको मैं सेक्रेटरी पेट्रोलियम लगा रहा हूं, तो वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला जाता था। आज खुद नोटिस ले लिया जाता था और ये कहा जाता था कि वजीर आजम का ये इख्तियार नहीं है। अब अगर ये सूरत हाल में तब्दीली आ रही है तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई प्रॉब्लम होने चाहिए। लेकिन चूंकि लाहौरी ग्रुप इस वक्त एक्टिव है, लाहौरी ग्रुप अपना हर एक कार्ड खेलने के चक्कर में है, और चूंकि उनका ये मानना है कि अगर ये वाली डोर हमारे हाथ से निकल गई तो फिर हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं रह जाएगा, तो ये सारे के सारे फस को क्रिएट किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पार्लियामेंट के अंदर नंबर्स जो कि बहुत ही ज़रूरी होते हैं, कोई भी आईनी तरमीम अगर आपने पास करानी है तो 2/3 मेजॉरिटी आपके पास होना ज़रूरी है। अब मौलाना साहब की तरफ से इस बात का इजहार कि जो आईनी तरमीमी मुसवदा पीपल्स पार्टी और JUI ने तैयार किया है उसके ऊपर JUI वोट करेगी, तो इसका मतलब यह है कि नंबर गेम्स के अंदर किसी तरह का कब अब कोई इबहाम रह नहीं गया और उस नंबर गेम को पूरा किया जा सकता। अगर कोई 1-2 की कमी रह जाएगी तो वो ज़मीर की आवाज़ पर आवाज़ जो है ना वो बुलंद करने वाले काफ़ी हैं, तो वो आवाज़ बुलंद हो जाएगी, इसके अंदर कोई इशू नहीं। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आज जाती उम्रा में होने वाली ये जो सियासी ट्रायका की मीटिंग है ये कौन सा रुख इख्तियार करती है, क्योंकि देखें इस सियासी झंडे के अंदर मुस्लिम लीग नून एक की प्लेयर के तौर पर सामने आ रही है। और सबसे बड़ी अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो मुतासरा जमात के तौर पर सामने आ रही है तो ये कहना कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून ने, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, इन्होंने इमरान खान को इक़्तिदार से बेदखल करने की सियासी कीमत अदा की है, और इतनी बड़ी सियासी कीमत अदा की है जो मुस्लिम लीग नून कभी सोच नहीं सकती थी कि वो इतना बड़ा अपना पॉलिटिकल लॉस करेगी, अपना पॉलिटिकल डिविडेंड ज़ाया करेगी। अब अगर मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आई है, इक़्तिदार में आकर अपने कदम जमा रही है, सिर्फ इस SCO कॉन्फ्रेंस के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को इस बात का यकीन है कि हम $12.9 बिलियन के MOU के पर दस्तखत लेंगे, तो मुस्लिम लीग नून को इस बात का अंदाजा हो रहा है कि हम अनकरीब ये जो इस वक्त की इकोनॉमिक सिचुएशन है इसकी टेबल को टर्न करने में कामयाब हो जाएंगे। तो मुस्लिम लीग नून जहां जहां से उसको सपोर्ट मिल रही है वो अपनी उस सपोर्ट बेस को ख़त्म नहीं करेगी और ना ही उसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि वो जो सियासी कीमत उसने अदा की है अब वो सियासी कीमत सूद समेत वसूल करने का टाइम है। और कोई भी सियासी बरहमन हो या सियासी वो जो है जो ये सियासत की असरारो रमूज को समझता है, ये जो जिसको क्या कहते हैं वो हिंदी जुबान के अंदर वो जो साहूकार है, जो सियासी साहूकार है, उसको अंदाजा है कि उसने किस वक्त पे कौन सा सौदा करना है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून को इस बात का अंदाजा है उसके लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है। अब अगर मुस्लिम लीग नून ये कहती है या पीपल्स पार्टी या JUI ये समझते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस से काम चला सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग नून के लिए ये ऑप्शन काबिल कबूल होगी। इवन पीपल्स पार्टी के लिए भी ये ऑप्शन काबिल कबूल नहीं होगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो अहम तरीन शराइत हैं उनको तस्लीम कर लिया गया है। मौलाना साहब की तरफ से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के रोल को डिफाइन करने और उसके रोल को मजीद इफेक्टिव करने की शर्त को तस्लीम कर लिया गया है। मौलाना साहब की तरफ से 19वीं तरमीम के हवाले से जो भी शराइत थी तस्लीम कर लिया गया है। मौलाना साहब की तरफ से आर्टिकल 8 और आर्टिकल 18 के अंदर जो तरामीम तजवीज़ की गई थी उन तरामीम को वापस लेने के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़ को तस्लीम कर लिया गया है। मौलाना साहब की तरफ से ये तजवीज़ के इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को जो भी मुसवदा कानून मुस्तकबिल में मंजूर कराया जाएगा
وہ اس کے پاس بھجوایا جائے گا غور کے لیے. اس تجویز کو بھی تسلیم کر لیا گیا ہے. سود کے خاتمے کے لیے 5 سال کے اندر اندر تمام انتظامات کرنا, اس تجویز کو بھی تسلیم کر لیا گیا. مولانا صاحب نے کون سی تجویز کو تسلیم کرنا ہے؟ ججز کی روٹیشن کے حوالے سے مولانا صاحب کی اس تجویز کو بھی تسلیم کر لیا گیا ہے کہ ججز کو روٹیٹ نہیں کیا جائے گا. اب صرف ایک تجویز رہ گئی ہے جس کے اوپر مولانا صاحب کو نے اپنی تمام چیزیں قبول کروا کے مولانا صاحب نے ایک نقطے کو قبول کرنا ہے, اور وہ ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ. اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر پہلے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا اختیار وفاقی حکومت کو دینا. اور یہ وہ اختیار ہے جو مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ ہمیں یہ اختیار ملے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر جو بھی جج آئے گا وہ ریٹائرڈ بھی ہو سکتا ہے, اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر جو بھی جج چیف جسٹس اپوائنٹ ہوگا اس کی عمر 67 سال تک میکسیمم رکھی جا سکتی ہے. یہ وہ دو نقطے ہیں جس کے اوپر آج نواز شریف صاحب نے حتمی رائے دینی ہے, اور نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہی ویٹو کا فیصلہ ہوگا, اور یہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اس سارے پولیٹیکل کھیل میں. دیکھنا یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل کھیل آج اپنے کس انجام سے کا شکار ہوتا ہے. اب ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.